This is 11th class lecture, ठीक है. एंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. मैं एक बार आपको बना के दे देती हूँ स्ट्रक्चर. ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये है एटम का कवरिंग पूरी बाहर की. न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. क्या है? और यहाँ पे इसके ये है शेल्स, ठीक है. इन शेल्स के ऊपर या ऑर्बिट कह सकते हो, इनको शेल कह सकते हो, लेवल कह सकते हो, ठीक है. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, दे आर रोटेटिंग. हाँ, ये अंदर है, इसके अंदर. हाँ हाँ, ये घूमेगा. और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, जो इसके अंदर हैं, इसी की वजह से पूरे एटम का मास है. मास ऑफ द एटम is due to the nucleus. Is it okay? Let us start. तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया कि कैसा होता है, ये कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, सेल्स क्या है, सेल्स के नाम क्या है, सब सेल्स भी हैं इसमें, किसने डिस्कवर किए, कैसे कैसे लोग कौन कौन लोग फेल हुए, फिर कैसे कैसे नहीं, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है. So the existence of the atom has been proposed since the time of the early Indian Greek philosophers 400 BC. बोलते एटम है, ये प्रपोज हो गया था कब? अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसफर 400 BC में. ये पता लग गया था कि ऐसी कोई चीज है जो मतलब सब्सटेंसेस को या कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को बना रही है. वर व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द. और बोलते ये पता था कि कोई सबसे छोटी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है और वो मतलब बाकी मैटर तैयार कर रही है, बाकी मैटर तैयार कर रही है. बोलते अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूएंट सब डिविजन्स ऑफ द मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स. बोलते अगर आप, उन्होंने बोला कि पहले से ही ये अंदाजा था कि ये जो चीजें हैं किसी छोटी चीज से, बहुत छोटी चीज से बनी हुई है जो बार बार रिपीट होती है, ये बिल्कुल अंदाजा था. और जब उसको तोड़ा जाएगा तो वो यूनिट जरूर निकलेगी, ये अंदाजा लोगों को पहले से ही था, ठीक है. और वो लास्ट यूनिट ऐसी निकलेगी जो डिवाइड ही नहीं होगी फिर. बोलते एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्यो विच मीन्स अनकटेबल और ए नॉन रेसिबल. आज आपको एटम का मतलब भी पता चला कि इसका मतलब है अनकटेबल. क्या है? जो नहीं कटेगा. दीज अर्लियर आइडियाज वर स्पेकुलेशंस. बोलते ये सिर्फ स्पेकुलेशंस थे, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे इसके ऊपर, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे इसके ऊपर, सिर्फ ये एक आइडियाज थे, स्पेकुलेशंस थी. नो वे द टेस्ट टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली. समझ आ गया? दीज आइडियाज रिमेन्ड डोरमेंट. डोरमेंट पता है क्या होता है? जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, तो बायोलॉजी में बीज को जब धरती में डाला जाता है तो वो उसको कई बीजों को 15 दिन लग जाते हैं फूटने में, कईयों को 20 दिन लग जाते हैं, कई तीसरे दिन फूट जाते हैं. वो जो पीरियड है जब तक वो फूट करके उससे प्लूम्यूल और रेडिकल्स नहीं निकलते, उस पीरियड को डोरमेंट पीरियड कहते हैं. क्या कहते हैं? डोरमेंट पीरियड. तो यहाँ डोरमेंट का क्या मतलब है? आइडियाज रिमेन डोरमेंट. मतलब वो दिमाग में सबके था पर निकलता नहीं था बाहर, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे थे. लेकिन धीरे धीरे करके फिर साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, फिर क्या सामने आया वो देखेंगे, ठीक है. तो आइडिया क्या था? डोरमेंट. नए नए शब्द सीखने हैं क्योंकि आगे भी काम आएंगे, ठीक है. डोरमेंट. तो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जो है ये आइडिया जो है था लोगों के दिमाग में या साइंटिस्ट के दिमाग में, पर इस पे साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे. फिर 19th सेंचुरी में लॉन्ग टाइम एंड बट आइडिया तो बहुत समय से था लेकिन रिवाइव्ड बाय द साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी. क्लियर हो गया? अब बोल रहे हैं द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन ए फॉर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन. बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी जो है वो मैटर ने दी थी कब?
मैटर पे एटम पे दी थी जोहन डाल्टन ने सबसे पहले, और उस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने कहा कि एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। अगर आप तोड़ोगे मैटर को तो एंड में एटम निकलेगा। डाल्टन ने ये सबसे पहले कहा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलते जब डाल्टन ने एटम्स की स्टडी की तो ये तो उसने बताया ही कि एलिमेंट्स या कोई भी जो मैटर है धरती पर उसमें सबसे छोटी यूनिट जो है जो बार बार रिपीट हो रही है वो एटम है। पर उसने ये भी बताया कि अगर वो एटम टूट करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है और तो वो एटम में जितनी एनर्जी थी उतनी ही उसमें होगी। उसने कहा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा लेकिन मास कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखा है इसमें कि उसने अपनी डाल्टन थ्योरी में ये भी बताया कि मास कैसे कंजर्व रहता है। ये इसी ने बताया है कि मास कैसे कंजर्व रहता है, और इसी ने बताया कि जो सबसे छोटी चीज है किसी भी मैटर के अंदर वो एटम है। ठीक है, तो इसने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वर वेरी सक्सेसफुली, हाउएवर इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट्स। बोलते ये लॉ भी सामने आए बाद में लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं हो पाए थे उस वक्त, ये भी सामने आए थे लेकिन फिर बोले इट वाज नोन दैट द सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और रिबोनेट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। बोलते ये भी सामने आया कि अगर आप किसी चीज को रब करते रहोगे, जैसे बालों के साथ आप स्केल को रब करोगे, तेल होगा बालों में तो फिर वो उसको अट्रैक्ट करने लग पड़ेगा, किसी भी चीज को पर रखोगे उसको अट्रैक्ट करने लग पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है चीज रब करने पर। वो भी मतलब सामने आया धीरे धीरे। तो हमने क्या देखा, अभी तक एज सच कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, लेकिन इसका पता करना भी जरूरी था। तो इसमें सिर्फ इतना है कि डाल्टन्स ने जो है सबसे पहले एटम के बारे में थ्योरी दी, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में भी उसी ने बताया। बाकी एक्सपेरिमेंट्स जो है, जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और कांस्टेंट है, उसको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया था। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट। बोलते इसमें हम देखेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी में एटम के ऊपर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, इस चैप्टर में हम सब कुछ ये देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये कह रहे हैं जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो आपको पता ही है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम जानेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई बारी बारी। ओके, तो कह रहे हैं an insight into the structure of the atom was obtained from the experiment on electrical discharge through gases। बोलते हैं अगर आपने अंदर का स्ट्रक्चर पता करना है एटम का तो उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, और इसके अंदर गैस डाली। इसके अंदर क्या डाली, गैस डाली, डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर गैस डाली और दोनों तरफ से इसको जो है क्या है एक सेटअप तैयार कर दिया कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें फ्लो करे तो गैस को क्या हो रहा है। ठीक है, ये वाला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तैयार कर दिया। तो कहने लगे कि बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड बेसिक रूल्स रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये तो हमें पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल, यही है, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यही होता है। मतलब प्लस और नेगेटिव अट्रैक्ट्स और नेगेटिव रिपेल्स, पॉजिटिव रिपेल्स, ये हमें पता है। तो कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। 1813 में माइकल फैराडे शो दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे KOH कन्वर्ट हो जाएगा K प्लस और हो जाएगा, जैसे KCl कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे K प्लस अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, NaCl जैसे Na अलग हो जाएगा Cl। तो ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे
वो जो सबस्टांस है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1830 में माइकल फैराडे ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की, किस सॉल्यूशन के थ्रू? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, और केमिकल रिएक्शन होगा ही नेचुरली, वो टूट जाएंगे। तो कह रहे हैं अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। बोलते केमिकल रिएक्शन होने लगा इलेक्ट्रोड्स के पास, क्या होने लगा? विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। बोलते मैटर निकला और डिपोजिट भी हुआ इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, और इलेक्ट्रोड्स के पास जो है मैटर निकलने लगे और डिपोजिट होने लगे। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज, फिर इसके बेस पे उसने कुछ कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर क्या क्या होता है, इसके ऊपर उसने कुछ लॉज पास किए। और 1850 में फैराडे ने जो है 2 लॉज जो है इसके ऊपर दिए थे, फैराडेज लॉज जिसे कहा जाता है, वो आगे है। फिर कह रहे हैं इन मिड साइंटिस्ट मैनी फैराडे बिगैन स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब पार्शियली इवैक्यूएटेड मतलब क्या है? पूरी तरह से ज़्यादा गैस ना दे करके, मतलब कम गैस डाल करके उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और इस तरह से इसने सारे सेटअप तैयार कर दिए। दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रोड्स प्लस और नेगेटिव माइनस कैथोड, और ये देखो ये वैक्यूम करने के लिए, खाली करने के लिए, ठीक है। और ये एनोड, और यहाँ पे हाई, मतलब वोल्टेज बदल के देखा कि क्या हो रहा है। उस गैस पे वोल्टेज चेंज करके देखा, और देखा कि कुछ निकल रहा है क्या, कुछ है जो प्रोड्यूस हो रहा है इस गैस के अंदर से। तो इन्होंने क्या किया? called the electrodes sealed in it, the electrical discharge through the gases could be observed only at इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकला कब? वेरी लो प्रेशर, प्रेशर चेंज करते रहे या वोल्टेज चेंज करते रहे, गैस का प्रेशर कम ज़्यादा करते रहे। और लो प्रेशर पे क्या हुआ? जब इसके अंदर गैस का लो प्रेशर रखा तो क्या हुआ? लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे जो है उसमें ग्लो पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? ग्लो पैदा हुआ। तो these pressure of different gases could be adjusted evacuation tube when sufficiently high voltage is applied, current starts flowing through the stream of current flow करने लगा। और कहाँ से निकला? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव की तरफ से जो है पॉजिटिव की तरफ को कोई चीज जाती हुई दिखी, अरे ठीक है, ग्लो करने लगी और वो नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ हो, और इसे हमने क्या कहा? कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल्स। ये हो गया। द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, इसको फिर से चेक किया गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। और ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड के ऊपर इसको चेक किया गया, ठीक है। फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा करके चेक किया गया। व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द एनोड, ये एनोड यहाँ से निकली, एनोड गई, यहाँ से पास हुई जिंक सल्फाइड पे गिरी। जैसे ही जिंक सल्फाइड पे गई एक ब्राइट स्पॉट इसने उसके ऊपर डाल दिया। क्या डाला? ब्राइट स्पॉट। तो एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे जब हमने इवैक्यूएट कर करके गैस को लो प्रेशर पे रखा और हाई वोल्टेज पे रखा, और तब कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड से स्ट्राइक करते हुए जा करके जिंक सल्फाइड पे गई। बोलते और ये जब गई तो उसने जो क्या किया, जिंक ब्राइट कलर का स्पॉट जो है जिंक सल्फाइड पे डाल दिया, ब्राइट कलर का स्पॉट। इसका क्या मतलब है? बोलते इस एक्सपेरिमेंट को हम समराइज कर सकते हैं, और इसका मतलब बोलते एक तो कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, एक की जो रेज निकलती हैं कैथोड की वो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ को चलती हैं, टुवर्ड्स एनोड। पहला क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। ये रेज जो है नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। बोलते ये दिखेंगी नहीं, देखो यहाँ दिखाई नहीं है, लेकिन हाँ ये बताया कि यहाँ जाकर के जिंक सल्फाइड के ऊपर एक स्पोर्ट छोटा सा ये डाल देंगे। विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल फ्लोरोसेंट विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। बोलते इसको अगर पता करना है कि सच में कैथोड रेज निकली हैं तो आपको कोई ऐसा मटेरियल जो बताना पड़ेगा जो चमकता है। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स वर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू द फ्लोरेसेंस। बोलते यही काम जो है टेलीविजन में जो चमकता हुआ हमें कुछ दिखे तो वो इसकी वजह से ही होता है। जो पिक्चर्स हमें दिखती हैं जब वहाँ से कैथोड रेज आती हैं तो उसको पिक्चर की फॉर्म में चेंज कर देती हैं। बोलते इन द एब्सेंस, यहाँ क्वेश्चन ये अलग से आ सकता है कि टेलीविजन
टेलीविजन पिक्चर जो है वो एनोड रेज होती हैं की वजह से बनती हैं या कैथोड रेज की वजह से बनती हैं। तो यहाँ पे एक नजर इन द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दीज रेज ट्रेवल इन, बोलते कोई नहीं डाली है आपने, कोई फील्ड नहीं डाली है, यहाँ शो नहीं किया है, यहाँ शो नहीं किया है, ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सपेरिमेंट। बोलते जब तक आपने ये नहीं अप्लाई किया ना ये तब तक ये स्ट्रेट चलेंगी, तब तक ये स्ट्रेट चलेंगी, इज इट ओके। लेकिन जैसे ही ये डालेंगे ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी, क्या शो करेंगी, डिफ्लेक्शन शो। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक द बिहेवियर कैथोड रेज आर सिमिलर। जब नेगेटिवली चार्ज जो है किसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किसकी तरफ को, पॉजिटिव की कैथोड की तरफ को ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, इज इट ओके। बोलते द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द। बोलते कैथोड रेज ऐसी होती हैं वैसी ही होंगी, जरूरी नहीं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ डालने से निकलेंगे वही नाइट्रोजन के डालने से निकलेंगे, उसका मास बिल्कुल सेम होगा सबका, समझ आ गई। तो मटेरियल चेंज करने पे नहीं होगा। तो ये आ गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन क्या तैयार हुए हमें, कैथोड रेज क्या होती हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, और यहाँ डेल्टन्स ने क्या कहा है, ठीक है। इसके बाद है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो। अब हमें क्या क्या दिखाना है कि चार्ज टू मास रेशियो अगर निकालनी हो तो कितनी है और वो कैसे आई सामने, निकाली कैसे साइंटिस्ट ने। तो कह रहे हैं ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज इट ओके, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। कैसे बताया, बोलते जे थॉमसन ने काम किया इस बात पे कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, और उसके लिए उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकले और एनोड से बाहर निकले उसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगाने से पहले दो फील्ड्स जो हैं वो अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बोलते जब सिर्फ इलेक्ट्रिक ये नहीं अप्लाई की थी, सिर्फ ये की थी, तो हमने देखा कि ये डिविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट कैथोड ट्यूब एट पॉइंट ए, तब वो ए की तरफ हो गए। ये नहीं अप्लाई की थी, ये नॉट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी ये वाली, और ये नहीं की थी, तब ये नेगेटिव थे तो ये किस तरफ हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ हो जाएंगे, इज इट ओके। तो बोलते सिर्फ इस पे ये गए। सिमिलरली व्हेन ओनली, और जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो फिर ये यहाँ से सी की तरफ हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट किए जो नीचे की तरफ को। तो कहने लगे कैथोड रेज ट्यूब्स एट सी बाय केयरफुली बैलेंसिंग, बोलते फिर इन दोनों को बैलेंस किया, इसको भी किया और मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी, जब इनको बैलेंस किया तो ना वो ए की तरफ को डिफ्लेक्ट हुए ना वो सी की तरफ को डिफ्लेक्ट हुए, और वो बिल्कुल सेंटर में अपने सीधे आगे चले गए स्क्रीन के ऊपर। It is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric and magnetic field. They hit the screen at point B. बोलते इसको मतलब हिट करने पे ये वापस आ सकते थे। तो कह रहे हैं और वो डिविएट नहीं हुए इन द प्रेजेंस में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिविएट हो गए, और विदाउट दिस फील्ड, मतलब अगर इसको ऐसे एडजस्ट किया जाए दोनों को तो वो जो है बिल्कुल सेंटर में है। बोलते द मैग्नीट्यूड ऑफ द, अब कौन बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड, अब ये जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था और किसी यहाँ पे दो चीजें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से ये जो है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब जो चार्ज उस वक्त लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड पे और जो मैग्नेटिक फील्ड पे मास अप्लाई किया गया वो डिसाइड करेगा कि उसका मास कितना है, उसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और उसका चार्ज कितना है। समझ आ गई। बस अब ये 3 पॉइंट आपको यही बातें बता के खत्म हो जाए। तो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, जितना आपने नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल पे लगा होगा वो बताएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, और जो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड है वो बताएगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई गई है और उसका क्या है ये मास कितना है। ठीक है, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, बोलते अगर ये जितना यहाँ से ये आ रहा है और मैंने यहाँ पे एक फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रिक, बोलते इससे जितनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी
उतना ही ये क्या होगा, हल्का होगा, और जितनी डिफ्लेक्शन कम होगी उतनी ही चीज भारी होगी। तो कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ। बोलते जैसे जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल पाथ से उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे ही डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे ही कि इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या रहेगी। और जब एडजस्ट किया गया तो उसके बाद जो है ये इसकी चार्ज टू मास रेशियो सामने आएगी। ठीक है, चार्ज ऑन द, लास्ट करवा रही हूँ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओनली चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो नहीं, सिर्फ चार्ज। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। ठीक है, आर किसने दिया सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो चार्ज जो डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन का वो आर मिल्लिकन ने किया। बोलते डिवाइड ए मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप मेथड गिवन बाय आर ए मिल्लिकन। ही फाउंड द चार्ज जब उसने फाइंड आउट किया तो सामने कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस जरूर लगाना क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, कूलम, और यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो ये है 1.60। ठीक है, 0 तक ही लेना। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विथ थॉमसन्स वैल्यू। बोलते जब मास निकालना था इसका, सबसे पहले चार्ज जो है आर मिल्लिकन ने निकाला, और अगर चार्ज का मास निकालना है सिर्फ तो चार्ज लो ऊपर और चार्ज टू मास रेशियो लो, और मास निकला 9, ये फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो मास ये है और चार्ज ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कहीं से भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये देखो मैं बताती हूँ, ये चार्ज है सिर्फ, ये मास है सिर्फ, और ये चार्ज बाय मास, मतलब इसको और इसको डिवाइड करके जो आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय वो क्या है ये 9.1 इंटू 10⁻, वो ये आया, ये चार्ज है, इस चार्ज टू मास रेशियो। इज इट ओके? तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना है। ये चार्ज है, ये मास है, ये चार्ज टू मास रेशियो, नेचुरली इन दोनों को डिवाइड करेंगे और वो आ गई हमारी 1.75 इंटू 10⁻⁻। अगर ये वाली डिवाइड ये निकालने के लिए मास निकालने के लिए ये वाली डिवाइड करें तो ये वाली कैंसिल हो सकता है। क्या कैंसिल होगा? ये अपॉन ये है ना, ये अपॉन ए m1 अपॉन m। ये तो इन्होंने मास निकाला है, ये मास है, ये वैल्यू है। मास तो है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, फिर आप उसमें वो निकालोगे ना जो निकाली हुई है, ये डालोगे ना, ये निकाली हुई वाली निकाली हुई डालोगे ना, समझ रहे हो? ये निकाली हुई है वैल्यू, ये डाल, समझ आ रही है? हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया ये? आर ए चार, ये याद करने और ये याद होने चाहिए। हो गया बस। अब हमें ये इन्होंने दिया ही नहीं एक्सपेरिमेंट, खत्म कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को, जबकि दूसरी बुक में है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, काफी है ना? हाँ ये ठीक है, अभी करते हैं इसको, फिर इसको करके फिर आप पिछले के न्यूमेरिकल भी करोगे थोड़े से और ये लर्न करोगे। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे हम। मिल्लिकन, देखो ध्यान से देखना क्या हुआ है। In this experiment, oil drops in the form of mist produced by the atmosphere were allowed to enter through the tiny holes in the upper plate of the electrical condenser. इन्होंने बोला इसमें ऊपर से ना मिस्ट की फॉर्म में जो है यहाँ छेद है और यहाँ से वो चलना शुरू हुआ, क्या ऑयल चलना शुरू हुआ, चल पड़ा टाइनी होल से। ऊपर वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, ये बीच वाली, ये नीचे वाली, ऊपर वाली प्लेट से ये नीचे आना शुरू हो गया। किसके थ्रू ये मिस्ट डाला? एटोमाइजर के थ्रू ये मिस्ट इन्होंने यहाँ से डाला। आपने ये डालने के बाद
सब कुछ एडजस्ट करने के बाद टेलीस्कोप के थ्रू ये यहाँ से देखा जा रहा है कि इसको क्या हो रहा है। इज इट ओके? द डाउनवर्ड, अब ये यहाँ से चलेगा तो नेचुरली नीचे की तरफ को तो जाएगा ही, ठीक है। कह रहे इट स्टार्टेड थ्रू द डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये टेलीस्कोप के थ्रू ये देखना शुरू हो गए। इक्विपमेंट विद ए माइक्रोमीटर आई पीस, देख लिया, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ द फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट, ये कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है, ध्यान देना मेरी बात को। एटोमाइजर के थ्रू मिस्ट के फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट जो है ऊपर से नीचे की तरफ को डाला गया। Of all these droplet milligans was able to measure the mass of the oil droplets, बोलते जब ये नीचे जा रहा था कितनी स्पीड से जा रहा है कोई चीज, वो बता देती है कि उसका मास कितना है, ठीक है। तो कहने लगे कि इसकी स्पीड मेजर करके इसका मेजर फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स मिलिकन वर एबल टू मेजर द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, कितनी स्पीड से वो जा रहा है उससे उसका मास पता लगाया जा सकता है। द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग एज, बोलते इसके अंदर जो बंद की हुई गैस है वो आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड मतलब उसे आयंस की फॉर्म में है, कैटायन और अनायन उसके अलग, आयोनाइज्ड तोड़ दिया गया है उसको, आयोनाइज्ड। पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे फ्लूइड, कैसे तोड़ा गया है उसको? एक्सरे, ठीक है, एक्सरे पास करके इस गैस को आयोनाइज कर दिया गया। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ड्रॉपलेट्स वाज acquired by collision with the gases, बोलते जैसे ही ये यहाँ से जाएगा तो गैस के साथ तो कोलाइड करेगा ही, बोलते जैसे ही कोलाइड करेगा द फॉल्स ऑफ दीज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, जैसे ही ये कोलाइड करेगा तो ये इसकी स्पीड या बढ़ सकती है या घट सकती है। बोलते यहाँ से ये आया, यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगा। अब डिपेंड करता है, अगर ये भारी है तब तो ये रोकेगा इसकी स्पीड को, अगर ये हल्का है तो ये चलता रहेगा, थोड़ी कम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जिसके साथ ये स्ट्राइक किया है उसको ये स्टेशनरी भी कर सकता है, इतनी जोर, इतना एक बराबर है तो इसको खड़ा भी कर सकता है, तो इसको रोक देगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो आयनाइज्ड गैस है उसके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहे मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द प्लेट। बोलते यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, बोलते अब कि वो उसकी वो रिटार्ड करेगा, एक्सीलरेट करेगा या स्टॉप कर जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने इन प्लेट्स के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की है, कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, उसकी पोलैरिटी कितनी है, और ड्रॉपलेट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है। ड्रॉपलेट किन किन बातों पे डिपेंड करता है कि वो एक्सीलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा या स्टेशनरी हो जाएगा, कि चार्ज कितना था ड्रॉपलेट के ऊपर और पोलैरिटी और स्ट्रेंथ कितनी है वोल्टेज की। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बोलते हम ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑयल के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, मिलिकन ने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, किसका? चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है, और उसकी स्पीड के बेस पर कि जब वो इधर से घूम रही है और प्लेट के साथ जो एडजस्ट किया उसने चार्ज, वो ही चार्ज जो है किसका होगा? ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन का। ऑयल ड्रॉपलेट्स में क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, और साथ में ये प्लेट्स की फॉर्म में ये बनाना पड़ेगा, कौन सी रेज ली है अंदर, किससे वो ब्रेक किया है वो भी। कल हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलो ये 9th में किया हुआ आपने, थोड़ा और एडवांस होगा। 2 क्वेश्चन याद कर, 2 एक्सपेरिमेंट याद करने के बाद और करैक्टरिस्टिक याद करने में मुझे सुनाने के बाद फटाफट 20 मिनट में, उसके बाद न्यूमेरिकल, कैथोड रे के करैक्टरिस्टिक्स, और ये 2 एक्सपेरिमेंट, ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और दूसरा जो जिंक सल्फाइड वाली एक्सपेरिमेंट किया हमने वो ड्रॉ कर, ये हाँ बस और कुछ नहीं है। ये 3 करने के बाद न्यूमेरिकल। हाँ, आजकल आप पेंसिल